अपनी रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा नया टॉपिक है रिलायबिलिटी। ये रिलायबिलिटी का टॉपिक वैलिडिटी के टॉपिक से अलग होता है। इनके बीच में हम डिफरेंस समझेंगे एंड रिलायबिलिटी के सारे टाइप्स को डिटेल में समझेंगे। तो शुरू करते हैं। माय नेम इज़ एकता मुक्कल। आप देख रहे हैं लिटरेचर बाय लॉजिक, आवर वेरी ओन इंग्लिश लिटरेचर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले रिलायबिलिटी का मतलब समझते हैं कि ये रिलायबिलिटी होती क्या है। देखो, रिलायबल मतलब वो होता है जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सके, जो चीज़ कंसिस्टेंट है। ओके, कंसिस्टेंट मतलब बार बार दोहराने पर भी वो हमेशा सेम रिजल्ट दे हमें, इसी को हम रिलायबिलिटी कहते हैं। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई वेइंग मशीन है। ओके, आप नई लेकर आए हो तो दुकानदार आपको कह के भेजता है कि भाई ये ना बहुत रिलायबल है, आप चिंता मत करो, हमेशा आपको सेम रिजल्ट देगा, मतलब आपका एक्यूरेट रिजल्ट भी देगा। प्लस ऐसा नहीं होगा कि एक दिन आपको वो 60 किलो का बता रहा है, अगले दिन 70 किलो का बताएगा, तो वो रिलायबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेरिएशन है तो डेफिनेटली वो उसमें कोई ना कोई फॉल्ट है। बट रिलायबल मशीन हम किसे कहेंगे? जो आपको हमेशा सेम जैसे ही रिजल्ट दे। अगर आपने आज अपना वे किया है वे मशीन पे, तो जो आपका रिजल्ट आया है वो अगले हफ्ते में भी बहुत कम वेरिएशन के साथ सिमिलर सा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर दूसरे दिन आपका 2 या 3 किलो बढ़ जा रहा है या कम हो जा रहा है, तो उसे हम रिलायबल मशीन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो रिलायबल क्या होता है? जो कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आपको दे। ओके, सिमिलर से कंसिस्टेंट, हर बार आपको मिलते जुलते रिजल्ट्स मिलने चाहिए। अब ये रिलायबिलिटी वैलिडिटी से कैसे अलग है? वैलिडिटी का मतलब होता है कि कोई चीज़ एक्यूरेट होनी चाहिए। तो जो आपकी मशीन है ये एक्यूरेट है या नहीं, ये कैसे चेक करोगे आप? अपना जो वज़न है आप वो और 4-5 मशीन पे तोल लोगे। ठीक है, फिर आपको पता चल जाए अच्छा ये सारी मशीन सही मुझे मेरा वेट बता रही है, तो इस मशीन ने तो भाई मेरा 5 किलो एक्स्ट्रा वेट बताया, तो ये एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं है। बट अगर वही ख़राब मशीन आपको हर बार वो 5 किलो से बढ़ा हुआ वेट दे रही है हर बार, ओके, और आपका बिना कोई अपना एक्सरसाइज में चेंज किए या डाइट में चेंज किए हुए आपका वेट कंसिस्टेंट है, सेम है, तो वो रिलायबल ज़रूर कहलाई जाएगी क्योंकि वो कंसिस्टेंट है अपने रिजल्ट्स में, है ना, सिमिलर रिजल्ट दे रही है। बट वो वैलिड है ये ज़रूरी नहीं है। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में कंफ्यूज मत होना। वैलिड होना मतलब होता है एक्यूरेट, सही होना, बट रिलायबल मतलब होता है कि आपका जो रिजल्ट है वो हर बार सेम आए, चाहे गलत आए पर सेम आए। ओके, दिस इज़ रिलायबिलिटी। अब हम रिलायबिलिटी के टाइप्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला टाइप होता है टेस्ट रीटेस्ट। देखो, जैसे कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है टेस्ट एंड देन डू द रीटेस्ट टू चेक द रिलायबिलिटी। जैसे मान लो आपने एक वेइंग मशीन का पहले जब टेस्ट किया तो आपका एक नंबर आ गया 50 kg, दोबारा से रीटेस्ट किया अगले दिन 50 kg, उसके बाद दूसरे दिन टेस्ट किया 50 kg, तीसरे दिन टेस्ट किया 50 kg, तो ये रिलायबल है। बट अगर एक दिन आपका 50 kg आया है, उसके अगले दिन 45 kg हो गया, उसके अगले दिन 55 kg हो गया, तो ये रिलायबल नहीं है। ओके, अब यहाँ पे कंडीशंस अप्लाइड है कि आप अपनी डाइट या एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा चेंजेस एक्सट्रीम नहीं कर रहे हो, कि आपको खुद भी पता होगा कि यार मेरा वेट इतना कम या ज़्यादा नहीं हुआ है नेचुरली, तो ये मशीन रिलायबल आंसर मुझे दे रही है या नहीं दे रही है, ये आपको भी उस चीज़ से सेंस करना है। ये हमारा टेस्ट रीटेस्ट से पता चलेगा जब हम एक ही ग्रुप ऑफ पीपल पे बार बार सेम टेस्ट करेंगे और उसका सेम रिजल्ट आएगा, तो इसको हम बोल देंगे टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। सेम ऐसे ही हमारी दूसरी तरफ आ जाता है इंटर रेटर रिलायबिलिटी। इसका कुछ भी लेना देना ना टेस्ट से नहीं होता, इसके सिर्फ और सिर्फ इसमें होता है हमारी जजमेंट। जब काफ़ी सारे ऑब्जर्वर्स एक साथ मिलके एक जैसी ऑब्जर्वेशन दे, ठीक है, एक जैसा उसमें अनुमान लगाए या उसका रिजल्ट दे, तो उसे हम इंटर रेटर बोल देते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मान लो एक बच्चे ने ऐसे लिखा है इंग्लिश में, एक टीचर ने उसे 10 में से 8 स्कोर किया। ओके, दूसरी इंग्लिश की टीचर ने उसे 10 में से 5 स्कोर कर दिया और एक टीचर ने उसे 10 में से 2 स्कोर कर दिया। तो उसकी जो इंटर रेटर रिलायबिलिटी है ना टेस्ट की या
ऐसे की, तो उसे हम बोल देंगे कि लो रिलायबिलिटी है। अगर सारी टीचर्स ने मिलके उसको सेम सा रिज़ल्ट दिया है, सेम स्कोर किया है 8-7 के बीच में, तो मतलब सारे टीचर जो उसका एक्यूरेट जो है बच्चे को पता चल गया कि हाँ भाई मैं यहाँ स्टैंड करता हूँ। अब मान लो उसके पास 3 टीचर्स ने टेस्ट करवाया, उसने एक टीचर ने 8, एक टीचर ने 7 और एक टीचर ने 2, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई मेरा एक्यूरेट रिजल्ट है क्या, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। तो यहाँ पे इंटर रेटर रिलायबिलिटी आ जाती है, जहाँ पे काफ़ी सारे ऑब्जर्वर्स मिलके सेम आपको ऑब्जर्वेशन दे। ओके, नेक्स्ट इज पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। इसमें क्या होता है, एक ही टेस्ट के आप 2 वर्जन्स बना लेते हो बहुत ही स्लाइड सी वेरिएशंस करके, एंड उसी को हम पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी कहते हैं, अगर उसमें दोनों में सेम से रिजल्ट्स आए। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक टीचर ने चेक करना है कि ये जो मैंने मैथ का फॉर्म बनाया, मैथ का एग्ज़ाम बनाया है, क्या ये रिलायबल है या नहीं, और इसके जो रिज़ल्ट्स है वो कंसिस्टेंटली सिमिलर आएंगे या नहीं। तो उसी एग्ज़ाम फॉर्म का वो सेम सा ही एक और वर्जन बना देती है, उसमें कुछ क्वेश्चंस अलग डाल देती है, बट उसके डिफ़िकल्टी लेवल सेम रखती है। ओके, ऐसा नहीं होता कि ड्रास्टिकली उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस कर देती है, बहुत स्लाइड सी वेरिएशन कर देती है, और सेम अपनी क्लास को देती है। वो पहले भी सेम नंबर ऑफ़ बच्चों ने, सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने उसको टेस्ट को अपेयर किया था, उनका रिज़ल्ट आया, एंड सिमिलरली उसने टीचर ने दोबारा से एक स्लाइटली अलग वेरिएशन के साथ वो टेस्ट लिया, एंड उसमें भी बच्चों का सिमिलर सा टेस्ट आया, सिमिलर सा रिजल्ट आया। तो इसे हम पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी बोल देते हैं, जिसमें हम थोड़ी सी वेरिएशन करके अपने टेस्ट में टेस्ट करते हैं कि क्या ये सिमिलर टाइप ऑफ रिज़ल्ट हमें दे सकता है या नहीं दे सकता। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे यूजीसी नेट में ही हमारे पास डिफरेंट सेट्स आते हैं ना, कि सेट ए, सेट बी, सेट सी। तो ऐसा नहीं होता कि सेट ए वाले को तो बहुत इजी क्वेश्चंस आ गए और सेट बी वाले को बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आ गए। उनके बहुत स्लाइड सी वेरिएशन होती है, ताकि ये चीज़ चेक कर सके कि भैया ऐसा ना हो कि किसी के लिए डिसएडवांटेज हो जाए, है ना। तो उसी को हम पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी बोलते हैं, कि सब बच्चों का जिसका जितना भी मेंटल लेवल होगा उसके हिसाब से रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन पेपर में इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं है, वो सिमिलर से क्वेश्चंस कैरी करता है। ओके, सो नेक्स्ट इज इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। इसके अंदर क्या होता है, मान लो जो भी आपका टेस्ट है उसके अंदर 100 क्वेश्चंस है, वो सारे के सारे 100 क्वेश्चंस सिमिलर टाइप की चीज़ को टारगेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक आपने उसका एम रखा है कि भाई मुझे ना इस टेस्ट के थ्रू इंसान का डिप्रेशन का लेवल जानना है। मान लो आप साइकोलॉजिस्ट हो, आप थेरेपिस्ट हो, और आपको इंसान का डिप्रेशन का लेवल जानना है, तो आप उसमें सारे जो क्वेश्चंस है वो डिप्रेशन से रिलेटेड रखोगे। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन आप उनकी पर्सनल लाइफ में, कि भाई आपने हॉकी कब खेलना शुरू करा था, इस तरह के इररिलेवेंट क्वेश्चंस उसमें डाल दो, जिसका उस फॉर्म में कोई नहीं बनता, तो वो रिलायबल नहीं कहलाया जाएगा। तो अगर आपने मान लो 100 क्वेश्चंस उसमें रखे हैं, तो 100 क्वेश्चंस में अगर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपके डिप्रेशन को टेस्ट कर रहे हैं, तो वो इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी हो जाती है। अब इसको टेस्ट कैसे करते हैं, इसके हमारे पास 2 तरीके होते हैं, एक होता है स्प्लिट हाफ और एक होता है क्रॉनबेक्स अल्फा। ठीक है, पहले स्प्लिट हाफ को समझते हैं। अब यही वाला टेस्ट ले लेते हैं जिसमें आपको इंसान का डिप्रेशन का लेवल समझना है। तो इसमें 100 क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब आपने इस 100 क्वेश्चन को 50-50 में डिवाइड कर दिया, आधा कर दिया। तो पहले उसको 50 क्वेश्चंस दिए कि भाई तुम ये अटैम्प्ट करो, इससे मैं तुम्हारा डिप्रेशन का लेवल टेस्ट करती हूँ कि कितना आता है, ठीक है। अब उसको 0 से 10 की रेंज में उसका डिप्रेशन का लेवल आया 7। एंड ऐसे ही जो दूसरा उसका 50 क्वेश्चंस का आपने टेस्ट लिया, उसमें भी उसका क्या आ गया, 7.5 आ गया आंसर, रिजल्ट आ गया। तो ये हमारी स्प्लिट हाफ इंटरनल कंसिस्टेंसी हो गई। ये एक तरीका हो गया कि आपने ये देख लिया कि हाँ, जितने मैंने 100 क्वेश्चंस रखे हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चंस काइंड ऑफ सिमिलर रिजल्ट दे रहे हैं मुझे, तो ये क्या हो गया, मेरा रिलायबल टेस्ट हो गया। ओके, ऐसे ही क्रॉनबेक्स अल्फा जो होता है वो एक तरह का फॉर्मूला होता है, जिससे हम ये बता सकते हैं कि हाई इंटरनल कंसिस्टेंसी है या लो इंटरनल कंसिस्टेंसी है। उसमें क्या होगा, हम एक एक क्वेश्चन को विजिट करके देखेंगे कि हाँ, ये डिप्रेशन से रिलेटेड है, ये डिप्रेशन से रिलेटेड है, ये डिप्रेशन से रिलेटेड है। तो मान लो 100 में से हमारे पास 50 क्वेश्चंस तो ऐसे आ गए जो डिप्रेशन से रिलेटेड थे, और 50 क्वेश्चंस ऐसे आ गए जो डिप्रेशन से रिलेटेड नहीं थे। तो वो हमारी
हमारी लो इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि उसमें 50 क्वेश्चंस आपने ऐसे डाल रखे थे जो इररिलेवेंट थे, ठीक है। तो क्रोनबैक्स अल्फा क्या कहता है, जो अगर 0.7 से ज़्यादा है आपका स्कोर, ठीक है, इसमें आप क्या रेंज रखते हो, 0 to 1। अगर आपके 50 क्वेश्चंस सही है, जो रिलेवेंट है, जो टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है, डिप्रेशन के रिलेटेड है, तो उसे हम 0.5 स्कोर दे देंगे, पर वो कम में माना जाएगा, लो रिलायबिलिटी उसकी मानी जाएगी। अगर वो 0.7 है या उससे ज़्यादा है तो उसको हम हाई रिलायबिलिटी बोलेंगे, ठीक है, कि भाई आपका जो ये टेस्ट है ये सही कंसिस्टेंटली सही टेस्ट कर रहा है। ओके, तो आई होप आपको ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी अभी समझ आ गए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन मेक श्योर यू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियोस देन प्लीज़ गिव मी अ लाइक, थम्स अप, एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।